आप सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार मैं आपका प्रोफेसर मिर्जा से स्वागत करता हूं। आज जो मुख्य बिंदु है या कि यूं कहूं कि जो चैप्टर हमको लेना है वह है हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का स्थान क्या है, क्योंकि हिंदी आज न केवल हमारे देश में बोली जाती है बल्कि विदेशों में भी इसके कई बोलने वाले हैं और विदेशों में भी इसका जो है इस भाषा का, विशेषकर हिंदी भाषा का काफी विकास हुआ है, काफी प्रयोग हमको दिखाई देता है। हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है। भारत की लगभग 80% लोग जो है वो यह जनता हिंदी में ही अपने विचारों का आदान प्रदान करती है। आज हिंदी भाषा व्यवहार के में केवल भारत में ही नहीं, जैसे हमने कहा कि पूरे विश्व में अनेक राष्ट्रों में जो है इसका प्रयोग हो रहा है। आजादी के बाद हिंदी का महत्व देश तथा विदेशों में काफी बढ़ गया। विदेशी राष्ट्रों में हिंदी अध्ययन, अध्यापन तथा प्रचार प्रसार का कार्य जोर पकड़ रहा है। विदेशों में हिंदी का उपरोक्त कार्य दो धाराओं में विभाजित है। एक तो वह धारा है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। मतलब इसका जो प्रचार एवं प्रसार जो है दो भागों में है। पहला विभाग क्या है कि विश्व के कई राष्ट्रों में, कई देशों के विश्वविद्यालय में हिंदी विषय को पढ़ाया जा रहा है। दूसरी धारा उन देशों में है जहां भारतीय लोग अपनी जीविका की तलाश में मजदूरी या फिर व्यापारी बनकर बाहर गए हैं। दूसरी धारा वह है जो मजदूरी की तलाश में या व्यापार करने के कारण ये विदेशों में बसे और उन्होंने अपनी हिंदी जो है या अपनी भाषा जो है उन्होंने साथ लेकर गए। इन्होंने संकट और संघर्ष के दौरान भी इसे अपनी भाषा के साथ सुरक्षित रखा। इनके धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हिंदी इनके साथ बनी रही, क्योंकि ये जब लोग चले गए इनके साथ साथ अपनी धार्मिक किताबें, धार्मिक ग्रंथ भी साथ ये लेकर गए हैं। इसलिए भी हिंदी जो है काफी दूर तक फैल गई। फिजी देश का नाम है, फिजी, ट्रिनिडाद जो वेस्ट इंडीज में पड़ता है, गयाना जो वेस्ट इंडीज में ही पड़ता है, मॉरिशियस आदि देशों में भारतीयों ने जो है अपने हिंदी के साथ साथ ये हिंदी भाषा की धाराएं भी साथ लेकर चले गए। वस्तुतः विदेशों में यही धारा सर्वशक्तिमान और प्रवाहमान रही है। इसका प्रवाह जो है वो बढ़ते गया है। वैसे ब्रिटेन, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, कई देश हैं ऐसे आदि देशों में प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या होने के कारण, प्रवासी भारतीय मतलब जो अपने देश से दूसरे देश में प्रवास करते हैं, व्यापार से संबंधित हो या जो भी कुछ कार्य के संदर्भ में ये लोग विदेश में जाते हैं, इसको हम प्रवासी भारतीय कहते हैं। तो इनके कारण इनकी संख्या बहुत बड़ी है और किसी न किसी रूप में इनके साथ जो है हिंदी भाषा जुड़ी होने के कारण ये अपनी भाषा को भी वहां लेकर चले गए। हिंदी भाषा का विश्वव्यापी प्रचार एवं प्रसार अप्रत्यक्ष अथवा आकस्मिक नहीं है। हिंदी के प्रचार प्रसार का सारा श्रेय प्रवासी भारतीयों को जाता है। जिससे हमने कहा कि हिंदी प्रचार और प्रसार विश्व की बात हम कर रहे हैं, ये प्रवासी भारतीयों को इसका अधिक श्रेय जो है जाता है, जिन्होंने विदेश में रहकर इसे संरक्षित किया, इसको अपनाया। ऐसे नहीं कि कहीं जापान में गए तो जापानी बोले, हिंदी का भी ये प्रयोग करते रहे। इस कारण
इस भाषा को एक रक्षा मिली, जिसको हम संरक्षण कह रहे हैं, रक्षा मिली। हम प्रवासी भारतीयों के साथ साथ उन धर्म प्रचारकों को भी नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने हिंदी के माध्यम से अपने अपने मतों का प्रचार किया। और न केवल भारतीय प्रवासी बल्कि उन धार्मिक प्रचार एवं प्रसारकों के महत्व को भी हम कम नहीं आंक सकते हैं, जिन्होंने अपने धर्म और धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। जिस प्रकार भारत में स्वभाषा का प्रश्न राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ा और हिंदी को राष्ट्र भाषा का गौरव पद प्राप्त हुआ या राजभाषा का, अभी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन यह राष्ट्रभाषा के तौर पर ही इसका प्रयोग हमको मिलता है। ओके, मैंने कहा, इसके पहले भी कहा, पूर्व में भी हमने देखा कि हिंदी भाषा को देश के 80% जनता जो है अपनी बात को रखती है, समझती है, इसी भाषा में व्यवहार करती है। इसलिए हम राष्ट्रभाषा इस तरह से इसका उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन अभी संवैधानिक तौर पर ये राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई है। लेकिन यह जो है भाषा उस गौरव पद पर प्राप्त है। उसी प्रकार उन देशों में भी जहां भारतीय बड़ी संख्या में पहुंचे थे, हिंदी का प्रश्न सुदूर भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ जुड़ गया। प्रवासी भारतीयों ने भी राष्ट्रीय संग्राम में सहयोग किया। जाहिर बात है, जब देश की आजादी लड़ी गई उसमें भी हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जितने भी लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ये अपने विचारों को, अपनी बात को जो है हिंदी भाषा में ही प्रकट किया करते थे। और इन राष्ट्रीय संग्राम में जिसने सहयोग दिया किया, नाम सर्वप्रथम लेना मैं वह आवश्यक यहाँ पर समझता हूँ, वह है आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो राष्ट्रभाषा की शक्ति के साथ साथ प्रवासी भारतीयों की शक्ति से भी परिचित थे। वो जानते थे कि जो प्रवासी भारतीय हैं, अगर हम इनको कहते कि हिंदी का ही प्रयोग करें तो हिंदी को सशक्तता प्राप्त होगी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के अंदर अन्य मोर्चों के साथ प्रवासी भारतीयों को भी एक मोर्चा बनाया और गांधी जी ने अपने संघर्ष की शुरुआत ही दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के सहयोग से की। देखिए, जब गांधी जी ने जो है अपने संघर्ष की जो शुरुआत है, हम देखते हैं कि अफ्रीका से की, और अफ्रीका में उन्होंने जो प्रवासी भारतीय थे इनका साथ लिया। जाहिर बात है, जब भी वो विचारों का आदान प्रदान करते तो हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया करते थे। वैसे ही मॉरिशियस जैसे देश में जाकर प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता और राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए संघर्ष और सहयोग करने की उन्होंने ही प्रेरणा दी है। दक्षिण पूर्व एशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में जिस आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई, उनके अधिकांश कार्य जो है हिंदी में ही चलते रहे। अब हमने दूसरा नाम लिया, इससे पहले हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो है योगदान को हमने बताया। ठीक उसी तरह से मॉरिशियस में हमने देखा क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भी जिस आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई, उसमें भी अधिकांश कार्य जो है वह हिंदी में ही होता रहा है। नेताजी हिंदी के बहुत बड़े पक्षपाती थे। वे स्वभाषा प्रश्न को स्वतंत्रता के प्रश्न से अलग नहीं मानते थे, वो जानते थे। उन्होंने भी क्या किया, हिंदी को ही प्रमुख स्थान दिया ना। वो जानते थे कि केवल देश की स्वतंत्रता नहीं बल्कि भाषा की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इस आजाद देश के लिए एक आजाद भाषा, वह भी हिंदी का ही प्रयोग जो है अवश्य मानते थे। नेताजी
भारतीय लोगों के सामने अपना भाषण प्रायः हिंदी में ही देते थे। नेताजी जब भी भाषण देते उन्होंने अपने भाषण के लिए हिंदी का ही प्रयोग किया है। नेताजी ने हिंदी के माध्यम से भारत के विभिन्न प्रदेशों से गए भारतीय भाषाओं को एकता के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के हम योगदान को भी भुला नहीं पाएंगे या भुला नहीं सकते। ओके, हिंदी भाषा के लिए जितना महात्मा गांधी जी ने योगदान दिया है उतना ही योगदान जो है वह नेताजी का भी रहा है। भारतीय नेताओं के अतिरिक्त आर्य समाज, सनातन धर्म और भी कुछ सभाएं हैं, प्रचारणी सभाएं, वर्धा, पुणे, मुंबई, हैदराबाद आदि स्थानों पर हिंदी प्रचार सभाएं जो है बन गई है और उन्होंने भी हिंदी प्रचार और प्रसार का कार्य जो है अपने स्तर पर बहुत किया है। उसके साथ अनेक साधु संतों और प्रचारकों ने भी प्रवासी भारतीयों के बीच जाकर भारतीय धर्म और संस्कृति के साथ साथ हिंदी का प्रचार किया। कुछ हिंदी प्रचार संस्थाओं ने भी विदेशों में अपनी परीक्षाओं के केंद्र स्थापित किए, जिसमें देखिए कुछ प्रचार संस्था, मैंने जैसे कहा दक्षिणी प्रचार सभा हैदराबाद, हिंदी प्रचार सभा पुणे, हिंदी प्रचार सभा मुंबई, हिंदी प्रचार सभा औरंगाबाद, ऐसे कई प्रचार सभाएं थी। इन्होंने विदेशों में भी हिंदी न केवल पढ़ाई प्रचार किया बल्कि इस पर परीक्षाओं का भी आयोजन किया। विदेश में रहने वाले भारतीयों के अतिरिक्त अनेक विदेशी विद्वानों ने भी हिंदी के महत्व को जानकर उनके प्रचार एवं प्रसार में अपना योगदान दिया। सन 1965 में एडवर्ड टेरी ने अपनी पुस्तक वॉइस टू द ईस्ट इंडीज, किताब का उनका नाम है, जो छपी थी सन 1965 में, हिंदुस्तान को भारतीय बोलचाल की भाषा बताया। अब हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी, ये हमने कई नाम मिलाए हैं, लेकिन हिंदुस्तानी, हिंदी, रेखला, कई नाम जो दिए हैं वो केवल मूल रूप से हिंदी भाषा को ही दिए। इतना ही नहीं तो सन 1704 में तुरोनेसिस एक रचनाकार होकर गए हैं। इन्होंने लेक्सिकन लिंगुआ हिंदुस्तान का नाम का ग्रंथ लिखा। 1715 में प्रवासी भारतीय व्यापारों की प्रेरणा से जे कैटेलियर ने डच भाषा में हिंदुस्तान का व्याकरण लिखा। देखिए कई विदेशी लोग भी है जिन्होंने हिंदी भाषा को जो तो बढ़ावा दिया, इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें हमने देखा एडवर्ड टेरी है, तुरोनेसिस है, उसके बाद 1775 में जे कैटेलियर है, उसके साथ साथ 1743 में लाइडेन ने भी जो है काफी योगदान दिया। 1727 में हैमिल्टन ने हिंदुस्तान को अपनी यात्रा विवरण में मुगल सल्तान की सामान्य भाषा बताया। तो कई लोगों ने जो है इसके लिए प्रयास किया। इतना ही नहीं तो 1852 में 1852 में गार्सा दी तासी ने, जो फ्रांस के रहवासी थे, फ्रेंच भाषा के विद्वान है, इन्होंने इस हिंदी का एदोई हिंदुस्तान नाम से इसका उल्लेख किया है, जिसमें जो भारतीय की ये उन्होंने लोक भाषा इसको बताया, हिंदी को भारत की लोक भाषा, इस तरह से उल्लेख गार्सा दी तासी ने किया है। सन 1886 में लंदन से प्रकाशित हॉब्सन जॉब्सन कोश में हिंदुस्तानी, मतलब हिंदी है, हिंदुस्तानी कहो, हिंदी के आज की हिंदी उस समय की हिंदुस्तानी कहलाती थी, जो भारतीयों की राष्ट्रभाषा का। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी विद्वान भी हिंदी की वास्तविक स्थिति से परिचित होकर हिंदी सीखने के इच्छुक थे। जाहिर बात है, इतने विदेशी लोग हैं,
जो हिंदी भाषा के प्रचार में लगे, उस पर अपना अध्ययन किया, उस पर किताबें लिखी। तो ये भी जो है काफी इच्छुक थे हिंदी सीखने के। अनेक विदेशी राष्ट्रों में वहां के विद्वानों द्वारा हिंदी सीखने के वो लोग जो है इच्छुक थे। और न केवल ये सीखने की इच्छुक थे, बल्कि सीखकर जो है दूसरों को सिखाने के भी इच्छुक हमें दिखाई देते हैं। विदेशों में हिंदी प्रचार प्रसार को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से सरकार की तरफ से भी भरकस प्रयास जो है वो किए गए हैं। हिंदी प्रचार की योजनाओं को सफल बनाने की दृष्टि से मैं कुछ देश के नाम यहाँ पर गिना दूं: फिजी, मॉरिशियस, त्रिनिदाद, गुयाना आदि में भारतीय दूतावासों में हिंदी अधिकारी नियुक्त किए गए। न केवल संस्थाएं, वैयक्तिक लोग, बल्कि सरकार द्वारा भी हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार में सरकार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई विदेशी दूतावास में हिंदी अधिकारी नियुक्त किए गए। इन हिंदी अधिकारियों की सहायता से वहां हिंदी पाठ्यक्रम के साथ ही प्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं का भी आयोजन ये करते थे। साथ ही पाठ्य पुस्तकों का लेखन, रेडियो की वार्ता, समाचार पत्रों का प्रकाशन आदि भी जो है आदि पर भी जो है हिंदी की छाप हमें दिखाई देती है, या उन्होंने यह कार्य जो है वहां किया है। मैं अकेले मॉरिशियस की बात कहूं, मॉरिशियस एक देश है, मॉरिशियस की बात कहूं तो लगभग 6 से 7 हजार व्यक्ति हिंदी साहित्य सम्मेलन की विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेते हैं। आज भी हम देखते हैं कि तकरीबन 6-7 हजार से ज्यादा लोग जो है वह हिंदी परीक्षाओं में भाग लेते हैं या सम्मेलन में भाग लेते हैं। परीक्षाओं के संचालन में विदेश मंत्रालय और विदेश की स्थिति हमारे दूतावास संपर्क सूत्र का संचालन करती है और ये परीक्षाएं वगैरह लेती है। हमारा जो भारतीय दूतावास है वो उनके संपर्क में रहता है। इसके अतिरिक्त भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भी हिंदी और भारतीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जो है काफी अध्यापक भी इस देश से उस देश तक भेजे हैं। मतलब अगर कुल मिलाकर हम बात कहें तो हिंदी जो है या हिंदी भाषा को विदेशों में बढ़ाने का जो कार्य है, या जिन जिन लोगों ने, संस्थाओं ने, सरकारों ने, धर्म प्रचारकों ने, साधु संतों ने, भारतीय प्रवासियों ने, सभी ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हिंदी का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य देखने में। मतलब हिंदी न केवल इस देश में बल्कि यह विदेशों में भी बोली जा रही है, धड़ल्ले से बोली जा रही है। आज वर्तमान युग में तो इसका काफी प्रयोग हो रहा है। हम देखते हैं कि आपका मोबाइल है, उसमें भाषा अगर आपको चयनित करनी है, सेलेक्ट करना है, तो उसमें हिंदी भाषा का भी ऑप्शन रखा गया है। आप कोई डिश के चैनल देखते हो, टाटा स्काई रहो, डिश रहो, जो भी है आपको घर पर, उसमें कई चैनलों में विकल्प दिया गया है भाषा का। अंग्रेजी के साथ साथ आपको हिंदी भाषा का भी विकल्प उसमें दिया गया है। मतलब स्पष्ट है कि हिंदी ने अपनी जो पैठ है वो विदेशों में भी बना रखी है। आज भी कई ऐसे टेक्नोलॉजी है ना, जैसे मैंने कहा मोबाइल कहा, आपको टीवी का कहा, उसके साथ साथ अब जो है यूट्यूब वगैरह पर भी आप देख लीजिएगा, या जो वेबसाइट्स जो बने हैं, ये हिंदी में भी कई बने हैं आपके वेबसाइट।
एक आप गूगल इंडिक जब देखते हैं, आपको टाइप करना है हिंदी में, आप अंग्रेजी में टाइप कीजिए, वो हिंदी में कर लेता है। कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग है जो अनुवाद करती है, आप अंग्रेजी में लिखते हैं वो हिंदी में आ जाता है ना। तो इस तरह से कई विश्व के हर स्तर पर, विश्व के हर देश में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग या उसका विस्तार जो है या प्रचार प्रसार जो है जोरों पर हो रहा है। किन किन देशों में हिंदी की क्या क्या स्थिति है, हम अगले पीरियड में देखेंगे। संभवतः यहाँ पर हम रुकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये जो चैप्टर है, ये जो बिंदु है, ये रखा गया आपको कि हिंदी का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, मतलब हिंदी का अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र कि हिंदी देशों में कहाँ कैसे या किस स्तर पर बोली जाती है, यह विभाग हमारा चल रहा है। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं। अब इसके अगले पीरियड में हम देखेंगे कि किस देश में हिंदी का प्रचार प्रसार अधिक हुआ है, यहाँ किन किन लोगों का योगदान उसमें रहा है। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं। आपसे फिर एक बार मैं निवेदन करता हूँ कि हम ये आपका जूम मीटिंग के माध्यम से पीरियड तो ले ही रहे हैं, और इसकी लिंक हम ये वीडियो जो है या ये जो लेक्चर है हम YouTube पर अपलोड करते हैं। उसके बाद भी आपको लिंक देते हैं, उसके बाद आप जो है उसको देख सकते हैं। यदि कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ समस्याएं, कुछ जिज्ञासाएं आती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, हमारा नंबर उस पर है, आप हमें उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमित रूप से अपने हाथ साबुन से धोते रहिए, शारीरिक दूरी बनाए रखिए और मास्क का जो है नियमित उपयोग कीजिए। जब जरूरत हो तभी घर से निकलिए, भीड़ से बचिए। मुझे दीजिएगा इजाजत। इसी के साथ धन्यवाद।